सभी का HLV डिजिटल क्लासेज में स्वागत है। ये फीस का अगला वीडियो है। इसका पहला क्वेश्चन है अर्धचालक में संयोजकता बैंड, संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है। तो संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच हमारा ऊर्जा अंतराल जो होता है उसको कहते हैं वर्जित ऊर्जा बैंड। अब देखिए ये वर्जित ऊर्जा बैंड किस अंतराल का होगा? अर्धचालक में। अर्धचालक में देखिए जो हमारा चालक होता है उसमें ऊर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 0 होता है चालक में। जो हमारा कुचालक होता है उसमें ये मान लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। और हमारा जो अर्धचालक होता है उस अर्धचालक में जो हमारा अर्धचालक होता है उसमें वर्जित ऊर्जा बैंड लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। अब इसमें दिए हुए विकल्पों में है पहला 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये नहीं होगा। दूसरा दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगला दिया है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथा दिया है 0। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आपका सही विकल्प होगा। अर्धचालक में चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच जो ऊर्जा अंतराल होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लगभग होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, जिसमें सेकंड विकल्प आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग में अंतर होता है। तो देखिए बोहर के परमाणु मॉडल में बोहर परिकल्पना हमारी है कि किसी भी कक्षा का कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2 पाई के बराबर होता है। बोहर परिकल्पना है कि किसी भी कक्षा का कोणीय संवेग nh/2 पाई के बराबर होता है। अब इसमें कह रहा है 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग, तो 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं के लिए जो हमारा n का मान होगा वो 1 होगा। 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में जब n का मान निकालेंगे तो 1 का अंतर आएगा, इसलिए n की जगह 1 हो जाएगा। इसलिए कोणीय संवेग mvr बराबर हो जाएगा 1 गुणे h/2 पाई, अर्थात ये मान हो जाएगा h/2 पाई के बराबर। तो उत्तरोत्तर कक्षाओं में कोणीय संवेग h/2 पाई के बराबर होगा। इसका पहला विकल्प है h/पाई, दूसरा भी है h/पाई, h/2, तीसरा विकल्प है h/2 पाई। यही इसका सही विकल्प होगा। तीसरा विकल्प सही विकल्प है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य है। तो देखिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हमारी होती है 12.27/√V के बराबर। ये एंगस्ट्रॉम के बराबर ये फार्मूला होता है, क्योंकि हमारा ऊर्जा जो है वो वोल्ट में दी है। अब हम मान रख देते हैं, तो लैम्डा बराबर होगा 12.27/√V का मान हमारा दिया है 5000, तो ये हो जाएगा √5000। अब इस 5000 को हम हल करेंगे तो 12.27। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 5000 को हमने 50 अलग कर दिया, 100 को अलग कर दिया। अब इस तरह से 12.27, अब 100 का वर्गमूल तो हमारा 10 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। 7 7 49, अगर 49 होता तो हमारा वर्गमूल 7 हो जाता। 50 है तो हम लगभग इसको 7.1 मान लेते हैं। 7.1 के समथिंग होगा। इस तरह से ये मान हो जाएगा 12.27, 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 71। ये हमारा लैम्डा हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 71 को 12.27 से भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए दशमलव लग गया क्योंकि यहाँ 12 यहाँ 71 है। अब 122 हो गया। अब इसको 71
एक बार जाएगा, 7 दूनी 14, ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 से 1 गया 1, यहाँ बचा 11, 11 से 7 गया, 7 4 11, उतार लिया 7। अब ये जाएगा 7 25 35, 7 6 42, 7 5 12, 5 बचे गए, सारी गलत हो गए। 2 से 1 गया, यहाँ हाथ नहीं गया है तो इसलिए 12 रहा, 12 से 5 गया है, ये 7 गया, 5 बचा, तो ये हो जाएगा इतना। अब ये 7 7 49, 7 बार जाएगा, तो एक को 7 से गुणा करेंगे 7 आएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 7 7 49, 7 से 7 गया 0, यहाँ हो गया 11, 11 से 9 गया, 2 बचा, 0 कर देंगे, 7 3 21, लगभग 3 के बराबर जाएगा, 3 बार के बराबर, तो ये मान हो जाएगा 0.173 के लगभग बराबर होगा एंगस्ट्रॉम, जिसमें पहला विकल्प है हमारा 50 एंगस्ट्रॉम के, दूसरा है 0.380 एंगस्ट्रॉम के, तीसरा विकल्प 0.173 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो तीसरा विकल्प इसका सही होगा, 0.173 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होगी, तीसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति का प्रास है। तो देखिए, जो रेडियो आवृत्ति होती है वो हमारी घटती चली जाती है और तरंगदैर्घ्य हमारी बढ़ती है। तो इसमें परास पहला दिया 3 × 10⁶ से 3 × 10⁻10 तक, 3 × 10⁻12 से 3 × 10⁻14, 3 × 10⁻14 से 3 × 10⁻16, 3 × 10⁻16 से ऊपर तक। अब देखिए, इसमें हमारा ये होता है, सबसे पहले हमारी गामा किरण होती है, उसके बाद एक्स किरण का स्पेक्ट्रम होता है, उसके बाद हमारा गामा किरण होती है, एक्स किरण होता है, उसके बाद हमारा पराबैंगनी होता है, पराबैंगनी किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, उसके बाद हमारा दृश्य प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश होता है, उसके बाद हमारी अवरक्त किरणें होती हैं, अवरक्त तरंगें होती हैं, अवरक्त के बाद हमारी सूक्ष्म तरंगें होती हैं, सूक्ष्म तरंगें, और उसके बाद हमारी होती हैं रेडियो तरंगें, रेडियो तरंगें। इस तरह से एक हमारा ये स्पेक्ट्रम होता है 7 तरंगों का। ये 7 तरंगों का स्पेक्ट्रम होता है। इसमें जो तरंग दैर्घ्य है वो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, जो तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, तरंग दैर्घ्य। जो आवृत्ति होती है ये बढ़ती है, तरंग दैर्घ्य बढ़ती है, और जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति, वो आवृत्ति ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, इसका मान जो होता है वो कम होता है। इसलिए इसमें जो सबसे कम मान होगा वही मान आपका सही विकल्प होगा, क्योंकि आवृत्ति इन स्पेक्ट्रों में एक क्रम से लिखे हुए स्पेक्ट्रम है, तरंगे हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इसमें आवृत्ति घटती है, आवृत्ति का मान जो होता है वो घटता है और तरंग दैर्घ्य बढ़ती है। तो हमारी आवृत्ति पूछ रहा है रेडियो तरंगों की, तो जब सबसे कम आवृत्ति होगी वही सही फंक्शन होगा। तो सबसे पहला विकल्प इसका सही होगा, क्योंकि इसकी सबसे कम आवृत्ति है, तो इसलिए पहला विकल्प इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, $200 ओम प्रतिरोध तथा 1 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी संयोजन पर प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर 10√2 sin 200t लगाई गई है, तो V तथा I के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। V तथा I के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जो हमारा कलांतर होता है, कलांतर फाई बराबर हमारा जो होता है cos फाई, फाई जो हमारा कलांतर है। देखिए, हमारा जो शक्ति क्षय गुणांक होता है, शक्ति क्षय गुणांक हमारा P बराबर होता है, P बराबर होता है हमारा VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई।
तो इसमें जो cos फाई होता है यही हमारा कलांतर को व्यक्त करता है, तो इसलिए cos फाई। अब ये cos फाई हमारा जो होगा ये हमारा होता है R/Z के बराबर, R/Z के बराबर होगा। अब देखिए R/Z, अब हमारा R का मान दिया है R, अब R/Z तो R, अब Z हमारा जो LC सर्किट है वो R का सर्किट है और L का सर्किट है, R और L का सर्किट है। तो R और L के सर्किट के लिए, R व L सर्किट के लिए हमारा जो Z होगा वो होगा √R² प्लस XL²। लेकिन XL हमको डायरेक्ट नहीं दिया है, इसलिए हम लिखेंगे इसको √R² और इसको हम लिखेंगे ओमेगा L का होल स्क्वायर, चूँकि हमको L का मान दिया है और ओमेगा हमारा इस समीकरण से मालूम हो जाएगा, ये हमारा ओमेगा हो जाएगा, ये हमारा ओमेगा हो जाएगा और ये हमारा L हो जाएगा और ये हमारा R दिया हुआ है हमको। इस तरह से हमारा Z का कंसीडरेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा Z बराबर हो जाएगा √R² प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। अब हम मान रख देते हैं, R का मान हमारा दिया है 200, तो हो जाएगा 200 बटे √ फिर R बराबर फिर हो जाएगा 200, तो 200 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ओमेगा हमारा दिया है 200 L का मान दिया है 1 हेनरी, तो 1 से गुणा करेंगे उतना ही रहेगा। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा 200 बटे √ 200 का स्क्वायर और प्लस 200 का स्क्वायर। अब 200 का स्क्वायर तो इसको हम ये लिख सकते हैं 200 बटे 200 √ 200 कॉमन हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 200, रूट कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 200 √2 के बराबर हो जाएगा। जोड़ देंगे 1 1 2। अब इस तरह से 200 से 200 हमारा कट जाएगा, तो ये मान हो जाएगा 1/√2 के। तो इस तरह से हमारा cos फाई का मान आ गया, cos फाई बराबर हमारा आ गया 1/√2 के। अब 1/√2 cos फाई ये बराबर हमारा होता है 45 डिग्री के, 45 डिग्री के। इस तरह से हमारा सही विकल्प होगा। पहला विकल्प दिया 90, दूसरा दिया 45, तो इस तरह से हमारा 45 दूसरा विकल्प इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसकी, कह रहा तरंगदैर्घ्य कम हो जाती है, तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है, आवृत्ति बढ़ जाती है, ना तो तरंगदैर्घ्य तथा ना ही आवृत्ति बदलती है। तो दोनों नहीं बदलते हैं। अब देखिए हमारा क्या होता है, अब फार्मूला होता है N बराबर C/V के, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर, इसको हम ये भी कह सकते हैं निर्वात में तरंगदैर्घ्य लैम्डा बटे माध्यम में तरंगदैर्घ्य लैम्डा डैश कह सकते हैं। इसका मतलब इसका हम संबंध जोड़ सकते हैं N बराबर λ/λ डैश से। तो लैम्डा डैश तरंग और आवृत्ति का फंक्शन है, इसलिए लैम्डा डैश बराबर हमारा होगा लैम्डा बटे n। जब प्रकाश किरण वायु में है तो इसका मान 1 रखेंगे, तो हमारी माध्यम में जो तरंगदैर्घ्य होगी वो निर्वात के बराबर होगी। जब कांच में जाते हैं तो कांच के लिए n का मान बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा लैम्डा और ये n का मान हमारा हो जाएगा 1.5। तो माध्यम का मान n का मान बढ़ने से हमारी जो तरंगदैर्घ्य होगी वो घट जाएगी, लैम्डा डैश इज लेस देन लैम्डा हो जाएगा, क्योंकि 1.5 हो गया। तो इसका मतलब तरंगदैर्घ्य कम हो जाती है, तरंगदैर्घ्य घट जाती है। इसका मतलब पहला विकल्प है तरंगदैर्घ्य कम हो जाती है, इसका सही विकल्प होगा। दूसरा है तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है, तीसरा आवृत्ति बढ़ जाती है, ना तो तरंगदैर्घ्य न, तो पहला विकल्प इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युतिकी का गॉस का नियम लिखे। अब देखिए हमारा गॉस का नियम क्या होता है, हमारी गॉस प्रमेय क्या होती है,
गास पर में तो किसी बंद पृष्ठ में, बंद पृष्ठ से बंध कुल आवेश उसका 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ में हमारा गॉस प्रमेय होगी, किसी बद्ध पृष्ठ में, चलिए किसी बंद पृष्ठ में, किसी बंद पृष्ठ में किसी बंद पृष्ठ में उत्पन्न, किसी बंद पृष्ठ में उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ में उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाले, उस बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाले कुल आवेश का, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई ई बराबर Q इंटू 1/ε0 बराबर Q/ε0, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं, या फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल E इंटू dA। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कम विभवांतर पर धात्विक चालक एवं टार्च के बल्ब के लिए विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचना है। तो V और I में ग्राफ खींचना है, V I में ग्राफ हमको बताना है। तो देखिए कम विभवांतर पर धात्विक चालक व टार्च, तो धात्विक चालक के लिए, धात्विक चालक के लिए हमारा ग्राफ हो जाएगा, ये हमारा इधर B हो जाएगा और इधर ये हमारा I हो जाएगा। अब V और I का ग्राफ धात्विक चालक के लिए एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये धातु चालक के लिए होती है, धातु चालक के लिए ये हमारा होता है। इसको अगर हम थीटा मान लें तो ये हमारा R, ये हमारा R बराबर होता है tan थीटा बराबर R के, या tan थीटा बराबर VI के बराबर होता है। ये हमारा होगा tan थीटा बराबर R होगा धात्विक चालक के लिए। फिर है टार्च के बल्ब के लिए, टार्च के बल्ब के लिए, अब टार्च के बल्ब के लिए हमारा जो ग्राफ होता है वो होता है I और V, इस तरह कर देते हैं और इसमें ये वक्राकार पथ हमको प्राप्त होता है। ये टार्च का, ये टार्च में, तो टार्च में हमारा VI का ग्राफ एक वक्राकार पथ होता है और चालक में V और I का ग्राफ जो होता है हमारा स्ट्रेट लाइन होती है। ये इसके ग्राफ हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन के लिए V विभवांतर से त्वरित एक आवेशित कण के लिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए।
अब देखिए हमारी जो डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य लैम्डा होती है, तो लैम्डा बराबर हमारा होता है h/p के। p हमारा संवेग होता है, तो चूंकि p बराबर हमारा होता है m इंटू वी के, इसलिए हम लैम्डा बराबर रख देंगे h/m इंटू वी के। अब कह रहा है विभवांतर के लिए लिखना है, इसलिए इसको हम कन्वर्ट करेंगे गतिज ऊर्जा के रूप में। अब हम जाते हैं किसी आवेशित कण की गतिज ऊर्जा के बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर के। 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2k बराबर एम वी स्क्वायर। यहाँ हमारा एम वी है, हमने दोनों पक्षों में एम से गुणा कर दिया, तो ये एम स्क्वायर होगा, इधर एम का गुणा हो गया। एम वी चाहिए, तो एम वी के लिए दोनों पक्षों में हमने वर्गमूल ले लिया, तो इधर एम वी बचा और इधर हमारा अंडर रूट लग जाता है, तो हो जाता है 2mk के बराबर। इस प्रकार हमारा लैम्डा बराबर हो जाएगा h/√2mk, जहाँ k आवेशित कण का द्रव्यमान होता है, k उसकी गतिज ऊर्जा है, k हमारी गतिज ऊर्जा होती है, ये हमारी गतिज ऊर्जा है, और हमारा m आवेशित कण का द्रव्यमान है, आवेशित कण का द्रव्यमान होता है। अब कह रहा है कि इसको विभवांतर में बदलिए। हम जानते हैं कि k बराबर होता है q इंटू वी के। अगर हमारा वोल्टेज दिया है तो k बराबर हम QV कर देते हैं, तो इस तरह से हमारा लैम्डा बराबर हो जाएगा h/√2m इंटू के की जगह हम कर देते हैं q इंटू वी। इस तरह से किसी आवेशित कण के लिए अगर वोल्टेज दिया है तो उसका डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य का सूत्र होता है लैम्डा बराबर h/√2m q इंटू वी। आई होप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चालक पर 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। Q का मान दिया है, Q बराबर दिया है 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम, 8 लिखे सॉरी कूलाम दिया है। ये कूलाम धनात्मक आवेश है, जैसा जो आवेश है वो कैसा है, धनात्मक है। तो बताइए कि इस चालन पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। जब आवेश हमारा धन आवेशित होता है, धन उस पर लगा होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इसका मतलब जो भी हमारा चालक है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और फिर क्या रहा है, कितनी कमी है, तो हमारा होता है Q बराबर Ne के। इसलिए हमको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो N बराबर हो जाएगा Q/E के बराबर। अब हम Q का मान रख देते हैं। Q का मान दिया है 2.4 × 10⁻⁻18 बटे आवेश हमारा होता 1.6 × 10⁻⁻19। ये हमारा कट जाएगा, नीचे बचेगा 10⁻⁻1, दशमलव कट गए, ये होगा 8 × 3 = 24, ये हुआ 8 दून 16, तो हमारा बचा 3/2 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 30/2 जो हो जाएगा 15। इस प्रकार हमारी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 15 होगी। और चूंकि चालक पर धन आवेश है इसलिए इतनी की कमी होगी, तो 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो ये इलेक्ट्रॉनों की कमी को बताएगा। तो 15 इलेक्ट्रॉन चालक पर कम होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। दोनों संपर्क में रखे हुए हैं, दोनों संपर्क में रखे हुए हैं, इसलिए दोनों के संपर्क की फोकस दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं। इस संयोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। इस संयोजन से वस्तु जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, अर्थात हमको v का मान ज्ञात करना है, और v वस्तु का मान हमको दिया है 25 सेंटीमीटर दूरी। अब देखिए, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस है।
एक कहने का मतलब ये हमारा एक उत्तल लेंस है और दूसरा हमारा अवतल लेंस है। इस तरह से दूसरा अवतल लेंस है, दोनों का संयोजन है। इसकी फोकस दूरी हमको दी है 10 सेंटीमीटर और अवतल लेंस की फोकस दूरी दी है हमको 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर, इसलिए संयुक्त लेंस की हम फोकस दूरी याद कर लेते हैं। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ये हमारी हो जाएगी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 के। तो 1/f1 पहला लेंस हमारा उत्तल है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ये 1/10 हो जाएगा। फिर प्लस 1/, दूसरा लेंस हमारा अवतल है, इसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इस तरह से हो जाएगा 1/10 माइनस 1/50 के। एलसीएम हमारा हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये 10 को 50 से भाग करेंगे 5 बार आएगा और ये 1 रहेगा, तो ये हो जाएगा 4/50 के। 2 से काट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमारी हो जाएगी 2/25 के। 2/25 हमारी आ गई संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। अब कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, वह से प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति के लिए तो लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, अब लेंस का सूत्र हमारा होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u के। अब हमने f का मान निकाल लिया है, तो 1/f का मान आया है 2/25 के बराबर 1/v हमको ज्ञात करना है माइनस 1/u। इस संयोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो ये हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। वस्तु हमारी बाईं ओर होती है, इसलिए हो जाएगा -25 हो जाएगा। अब आगे हमारा हो जाएगा ये 25 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/2 बराबर 1/v, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। ये कुल होगा 1/f बराबर होगा हमारा 1/f बराबर होगा हमारा 2/25 के। तो ये सारी ये गलत हो गया 2/25, तो 1/f बराबर 2/25 आया है। हमने ये का मान 2/25 लिख दिया, ये थोड़ा रंग हो गया। तो ये हमारा टोटल मान होगा 2/25 के, 2/25 के, 2/25। अब v का मान निकालना है, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/25, 2/25 के, और इसको पक्षांतरित करेंगे तो हो जाएगा -1/25 के। अब 25 हर बराबर हैं, तो 2 से 1 निकलेगा तो 1 बचेगा, तो हो जाएगा 1/25 के। तो 1/v बराबर 1/25 के, तो v बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से वस्तु की जो स्थिति होगी वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु, चूंकि ये प्लस आ रहा है इसलिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो दाईं ओर बनेगा, तो हमारा 25 सेंटीमीटर की ओर दाईं ओर प्रतिबिंब की स्थिति होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं। कला संबद्ध स्रोत, तो देखिए कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं। कला संबद्ध स्रोत, देखिए ऐसे स्रोत जिनमें कलांतर समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। तो वह स्रोत जिसमें कलांतर समय के साथ
परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं, स्रोत कहलाते हैं। इनमें दोनों स्रोतों की आवृत्तियां बराबर रहती हैं। इनमें दोनों स्रोतों की आवृत्ति समान रहती है। तो कला संबद्ध स्रोत वे होते हैं जिसमें कालांतर समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। जैसे हमारे ये दो कला संबद्ध स्रोत हैं। अब इसमें इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो समान होती है, समान तरंग दैर्घ्य से हमारी जो है तरंगें उत्सर्जित होती हैं, तो इनकी आवृत्ति समान होती है। और इनमें जो कलांतर होता है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। तो ऐसे स्रोत हमारे कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं, एक द्विउत्तल लेंस है जिसकी वक्रता त्रिज्या R1 दिया है 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर, R2 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर हैं। 1.65 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। द्रव में लेंस की प्रकृति क्या है? द्रव में लेंस की प्रकृति क्या है? अब देखिए, हमको कांच का अपवर्तनांक दिया गया है और हमको द्रव का अपवर्तनांक दिया गया है। इसका मतलब द्रव का अपवर्तनांक ANL हमको दिया गया है 1.65, हमको कांच का अपवर्तनांक दिया गया है ANG 1.5। अब लेंस को हम द्रव में डुबो रहे हैं, तो द्रव में जो डुबोएंगे तो हमारा जो अपवर्तनांक बनेगा वो होगा LNG, जिसके लिए LNG हो जाएगा। अब LNG का मान ज्ञात करेंगे तो ये माध्यम वाला अपवर्तनांक ऊपर होता है, इसलिए निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ऊपर होगा और द्रव का अपवर्तनांक नीचे होता है, तो ANL नीचे होगा। अब ANG हमारा दिया है 1.5, तो ये दिया है 1.5, द्रव का दिया है 1.65 द्रव में डुबोने पर 1.65 हो जाएगा। यहाँ 0 बढ़ा दें तो दोनों में दशमलव के बाद 2 अंक हो गए, हमने काट दिया तो हो गए 150/165 के। अब इसको हम काट देते हैं 15 से, तो 15 एकन्ना 15, 0 हो गया, 15 एकन्ना 15, 116, फिर 15 एकन्ना 15, तो ये हो गया हमारा 10/11 के। तो इस तरह से हमारा LNG का मान आ गया 10/11। अब देखिए, अपवर्तनांक फोकस दूरी का सूत्र लगा देते हैं। 1/f बराबर LNG माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। दोनों उत्तल लेंस हैं, इसलिए उत्तल लेंस में पहली वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, दूसरी ऋणात्मक होती है। देखिए, जो हमारे उत्तल लेंस होता है, इधर R1 होता है, दाईं ओर होता है पॉजिटिव होता है, इधर R2 होता है वो निगेटिव होता है, बाईं ओर पड़ता है, इसलिए R2 निगेटिव होगा, इसलिए इसको निगेटिव करेंगे। इसको निगेटिव जब करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए 1/f बराबर हमारा हो जाएगा, LNG का मान निकला हमारा 10/11, 10/11 माइनस 1, ये हमारा हो जाएगा 1/R1 हमारा दिया है 15, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हमारा हो जाएगा 30 दिया है, ये हमारा हो गया 30 के। अब यहाँ से 1/f बराबर हमारा हो जाएगा 11 LCM हो जाएगा, 11 LCM हो गया, तो ये हमारा हो गया 10 - 11 के,
और यहाँ पर हमारा 30 एलसीएम हो गया, 30 एलसीएम हो गया तो 15 दूना 2 प्लस 1 हो गया। तो ये बराबर हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/f बराबर 10 से 11 घटेगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो -1/11 गुणे ये हो जाएगा 2 1 3, 3/30 हो जाएगा। 3 एकन्ना 3, 3 दहम 30। तो इस तरह से 1/f बराबर हो जाएगा -1/10 को 11 से गुणे करेंगे 110 हो जाएगा। इस तरह से दोनों तरफ उलट देंगे फंक्शन को तो हमारा फोकस दूरी ये बराबर हो जाएगी -110 सेंटीमीटर। इसका मतलब कांच का द्रव में लेंस की प्रकृति, तो द्रव में लेंस की प्रकृति चूँकि फोकस दूरी निगेटिव है इसलिए द्रव में लेंस की प्रकृति जो होगी वो अवतल होगी। तो ये हमारी फोकस दूरी हो जाएगी, ये आंसर हमारा हो जाएगा। और द्रव में लेंस की प्रकृति, तो द्रव में लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। अवतल, क्योंकि फोकस दूरी निगेटिव है इसलिए द्रव में लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। आई होप समझ गए होंगे। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।